अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और क्रिकेट हमारी मरकज़ निगाह बनी हुई है। PSL के मामलात भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए में हैं ऑन सोशल मीडिया। बट उससे बढ़कर ये कि हमने जिस तरह कल मैच हारा और लिटरली जीतते हुए हारा, और ये हमारा वतीरा सा बन गया है, ये हमारा पैटर्न बन गया है। मतलब दुनिया हार के पंजों से, उसके जबड़ों से निकाल कर जीत ले जाती है, और हम जीते हुए मैचेस जो हैं उस तरह दे रहे होते हैं मुखालिफ टीमों को जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब इसी हम टेस्ट मैच की बात कर लें तो पहली इनिंग में हम देखें हमारी क्या परफॉर्मेंस थी। हमारे 316 पे 6 आउट थे और 333 पे हमारी पूरी टीम पेविलियन लौट चुकी थी। फिर दूसरी इनिंग में हमने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया और 235 रन पर हमने 8 विकेटें जनूबी अफ्रीका की ले ली थी, लेकिन फिर भी वो 404 तक पहुंचे। मतलब आखिरी 2 उनकी विकेटें हमारे लिए वबाले जान बन गईं। फिर हमने कल के दिन का आगाज़ किया और 94 से 4 के साथ, लेकिन फिर 96 पे हमारे ही प्रोग्राम के दौरान एक और विकेट गिर गई और उसके बाद 138 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। ये एक दफ़ा नहीं है, ये मुतअद्दिद बार एक्शन रिप्ले हम देख चुके हैं। ये फिल्म हमारी आंखों के सामने कितनी दफ़ा चल चुकी है। ट्रेजेडी ये है कि ये चलती रहेगी, क्योंकि ये चल तो रही है कुछ अरसे से। ये ठीक कैसे होगी? और यूं ये 2 मैचों की सीरीज़ जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा थी, हम नहीं जीत सके और ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। और ये भी सेहरा हमारे सर, हमारे बैटर्स के सर, हमारी टीम के सर जाता है कि 18 साल बाद जनूबी अफ्रीका को हमारी ग्राउंड पर, हमारी सरजमीन पर कोई मैच जीतने का, टेस्ट मैच जीतने का मौका मिला है, यानी वो जीते हैं। सो ये है सारी सूरत हाल, ये हमारा रोना धोना, रोना गाना है। इसी पे हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट राशिद लतीफ़ भाई एंड सिकंदर बख्त। बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं PCB, PSL, टेस्ट चैम्पियनशिप, सिलेक्शन कमेटी, इनको लेकर। लेकिन राशिद भाई, बहुत सारे कमेंट्स हमारे सारे सारिफीन के भी सोशल मीडिया पे हम तक पहुंच रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था कि ट्रिकी पिचेस बनाने से मैच नहीं जीते जाते, अच्छे प्लेयर्स देने से मैच जीते जाते हैं। तो हम जो मर्जी ट्रिक कर लें कि हम ऐसी पिच बना लेंगे, वैसी पिच बना लेंगे, जब तक हमारे पास खिलाड़ी ठीक नहीं होंगे दुनिया की किसी पिच पर वो हमारे काम नहीं आ सकते। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड यस्टरडे एंड हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? नहीं, खेलने वाले का प्रॉब्लम तो नजर आया है। सिर्फ अभी नहीं, हमने पहले भी बात की थी एशिया कप से लेके और भी टेस्ट सीरीज देख लें, क्लैप्स हो जाते हैं। 15 रन पे 5 तो हमारी रूटीन है। ये तो आपने अभी सीरीज में भी देख लिया, उससे पहले भी देख लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब ये जीते हारे, उसमें भी 15 पे 5 होते थे, 15 पे 6 होते थे उसमें भी। तो बैटिंग का प्रॉब्लम साथ में बॉलिंग का भी है हमारा। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग का भी नहीं है, क्योंकि हम लास्ट 10 में से 14 मतलब 9 या 10 टेस्ट मैच तो हम हार गए। हम एशिया कप देख लें या दूसरे मैचेस देख लें, बहुत अच्छा नहीं खेल रहे। अब हम सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि सिलेक्शन चेंज नहीं हो रही जब से शायद ये आए हुए, जब से वो सिलेक्ट कर रहे हैं। और नए प्लेयर्स का हमें लारा दिया था कि हम नए प्लेयर्स लेके आएंगे, कभी लेके आए लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया। और ये जो कल जो टीम अनाउंस हुई है, 2 टीम, उसमें एक ही उस्मान तारिक है जो न्यू है, जो अनकैप्ड है, बाकी तो सारे वही है। तो आप हल्के हल्के जब आपको इश्यूज पता चल जाते हैं कि हमारे पुराने प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे, तो फिर आप हल्के हल्के 2-2 करके प्लेयर्स लेके आते हैं रिप्लेसमेंट। हम रिप्लेसमेंट भी नहीं लेके आते। रिप्लेसमेंट हम कामरान गुलाम को लेके आए जिसने सीजन में रिकॉर्ड किया हुआ था, तो लेके आए हम बाबर आजम के ऊपर लेके आए, उसने सेंचुरी कर दी, वो टीम से गायब हो गया, बाबर आजम टीम पे आ गया। तो ये इश्यूज हैं कि इसमें जो सिलेक्शन है वो कौन कर रहा है। या तो एक वक्त में जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो किसी ने बोला यार इनको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दिया, अब कोई फोन आ गया तो इनको लेके आना है तो वो अंदर आ गए टीम के अंदर। अगर ये प्रोसेस रहा, अगर मेरिट नहीं होगी ना, तो ये हम देखते हुए आए लास्ट मतलब 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले साल 2-3 साल से हम ये देखते हुए आ रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस हमारा ठीक नहीं है, हमारी डोमेस्टिक ठीक नहीं है, हमारा बोर्ड स्टेबल नहीं होता। अभी ये तो 1.5 साल हुआ है ना जी नकवी साहब रुके हुए, उससे पहले भी आते जाते रहे, तो कोई सीरियसनेस है नहीं ऊपर टॉप लेवल पे। हम फॉरेन कोच ले आते हैं, ओवरसीज कोच लेके आ जाते हैं। एक दफा ये मान लें, हमारी एक चेयरमैन भी जरा बाहर का लाके देख लें तो हमारी क्रिकेट शायद ठीक हो जाए।
और बहुत सारी बातें ज़ाहिर है, हम अभी कोचिंग की बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। चलें कोच साहब का भी ज़रा बयान सुना देते हैं। पता नहीं अपनी ज़िम्मेदारी वो कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कल मैच हारने की ज़िम्मेदारी बैटर्स पर डाली है। हम चला सकते हैं गुफ्तगू, ज़रा दिखाएं और उसके बाद हम सिकंदर से बात करेंगे। जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये आप सजेशन दे रहे हैं, ये आप हकीकत बता रहे हैं, ये आप शिकायत कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं या आप साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी चार्जशीट कर रहे हैं? क्योंकि ये बात जो आप यहाँ बता रहे हैं, ये आपने क्या ड्रेसिंग रूम में बताई, ये आपने खिलाड़ियों से डिस्कस की, ये इमरान फरद साहब जो हमारे बैटिंग कोच हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से ये सारी बातें खिलाड़ियों से पूछी गई, या पहले टेस्ट मैच के बाद मुत्ता स्वामी की एग्जाम्पल, मतलब क्या किया गया? ये बात पहली इनिंग के बाद दी गई, नहीं दी गई। सो हम सिकंदर आप ही से जानेंगे, हमने डाल दीजिए जिम्मेदारी बैटर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग अजहर महमूद साहब, इनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है अब तक? या देखो अब्दुल्ला, सबसे पहले तो सबको सलाम, गुड मॉर्निंग जी। तब ये बड़ा मजेदार चीज हुई थी कि अभी पहले मैच में पहले तो अजहर महमूद पता नहीं कोच हैं या नहीं है, किस किस्म के कोच हैं, कि याया ने प्रोग्राम में बताया पूरी कोच हैं जी, नहीं मतलब कोच इस तरह के, मैं वो बता रहा हूँ कि याया ने अपने प्रोग्राम में बताया कि जब टीम फंसी हुई थी पहले टेस्ट मैच में, तो शान मसूद ने सरफराज को फोन किया कि भाईजान हमारा कोच तो कुछ बता नहीं रहा, तो यार आप ही बता दो हम क्या करें। तो उसने बोला यार बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम ले आओ शाहीन को। अब मुझे ये बताएं, अगर ये खबर निकलवाई गई थी तो क्यों निकलवाई गई? क्या ये सरफराज, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि सरफराज वांट टू मेक अ कमबैक, या तो वो कोच होना चाहते हैं या वो खेलना दोबारा चाहते हैं। इसलिए कि अब 40 साल की उम्र के लोग खेलना शुरू हो गए, डेब्यू करने लगे हैं, तो वो उनके भी 38 ईयर है, तो वो अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैचेस भी खेल रहे हैं। अगर वो मैच खेलने, तो आई हैव अ फीलिंग कि वो दोबारा वापस आना चाहते हैं। अच्छा, अब आपने जो ये तो आपको मैंने अजहर महमूद की बात बताई, अब आप मुझसे ये पूछ रहे, ये चीज आपने शुरू में किया था, हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि जो कि हल्फिया, अगर कोई बोले तो मैं हल्फिया भी बयान कर दूंगा कि न्यूजीलैंड में हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, टीम टॉस हुआ, टीम अनाउंस हुई, मैं दरवाजे पे, हमारी बैटिंग थी या फील्डिंग थी मुझे याद नहीं, मगर मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग होगी, इसलिए कि मैं आराम से खड़ा हुआ था दरवाजे पे, तो मैंने देखा न्यूजीलैंड के जो लड़के रिजर्व पे थे अपना बैग उठा के 3 लड़के जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम लोग किधर जा रहे हो? कहने लगे यार हम अपने डोमेस्टिक मैच खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा तुम यहाँ नहीं रुकोगे क्या फील्ड में? कहते नहीं यार हम मैच खेलने जा रहे हैं, हमारी जगह जो है। मैंने कहा फील्डिंग कौन करेगा? कहना हमने रिजर्व लड़के जो है अंडर 19 के बुलाए। ये अप्रोच होती है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट, वो टेस्ट मैच में से अपना सामान उठा के जा रहे थे और लड़कों को उन्होंने बुला लिया। हमारे यहाँ अब तक 3 मैच हो गए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, और वो लड़के जो कि पाकिस्तान से अब अंडर ये T20 और वनडे खेलेंगे, उन्होंने सब एक मैच खेला है, कैंप लगा दिया। कैंप लगाना बड़ा आसान होता है, आपको चाहिए था कम से कम ये 3 मैच ही में 2 मैच तो वो खेलते। तो आपको जो प्रैक्टिस मिल रही है, जो आप बार बार शिकायत कर रहे हैं कि जल्दी आउट हो जाते हैं, ये मैच खेलने से होती है, कैंपों से नहीं होती। कह के मैं थक गया हूँ। ये कैंप जो होते हैं, जो लगाने वाले हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कैंप लगाते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी देखे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, आ जाए कैंप में। कैंप इज नथिंग। आपकी डोमेस्टिक सीजन चल रही। अभी मैंने रिकॉर्ड निकाल के देखा कि वो लड़के जो पाकिस्तान टीम में भी ओडीआई में सिलेक्ट हुए, 1 मैच खेला है, सबने 3 खेले। हाँ, और वो मतलब वो भी सारे जो मतलब हमें नहीं कोई डोमेस्टिक मैच खेलते हुए नजर आए। इनफैक्ट हमें इधर उधर घूमते फिरते ही नजर आए हर जगह, और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, और उसके बाद उनकी भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में वापसी होती है। तो वो भी सवाल तो है ना, क्योंकि हमारे ही चीफ सेलेक्टर जो हैं और दीगर लोग कह चुके हैं, हेड कोच कह चुके थे कि भाई वो काम करेंगे तो उनकी वापसी होगी, लेकिन बगैर काम के भी अपेरेंटली वापसी हो जाती है लोगों की। कौन सा काम? अब्दुल्ला, काम से क्या मतलब होता है? मतलब काम से मुराद है कि अपने मामलात में बेहतरी लाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी टेक्निक में। अब राशिद भी तो बैठा हुआ है, आप राशिद से पूछने, जब तक खेलेंगे नहीं तो बेहतरी कैसे आएगी? अच्छा, अभी आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे थे सिकंदर, हम राशिद भाई से ये सवाल करेंगे, बाद में आपके पास भी लेके आएंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से हमें खबरें मिलती हैं, जाहिर है, जो फॉलो करते हैं क्लोजली, कि भाई सेंचुरियां लग रही हैं एंड ऑल दैट। हम यहाँ पे पिच पे पंखे बड़े बड़े लगा देते हैं और हम उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्पिन पिच, हम ये नया फार्मूला लेके आए थे ना आकिब साहब, कि हम ये इस तरह की पिच बना देंगे तो हम टेस्ट मैचेस निकाल लिया करेंगे। सो हमारी यहाँ की पिचेस जो जिन पे हम ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की पिचेस में क्या फ़र्क होता है? मतलब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं? जो लड़के वहां परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे भी निकाल लेंगे मैचेस? अच्छा सवाल है।
देखिए कायदम ट्रॉफी में भी अपनी कह सकते हैं कि आपसे रन करवाए जाते हैं। 2-3 प्लेयर्स होते हैं, अगर उनकी एक सेंचुरी हो गई, आपको अगर मैं वीडियो दिखाऊं आपको, आप भी हैरान रह जाएंगे। एक प्लेयर है जो अभी ओपनिंग कर रहा था पाकिस्तान टीम से, जो डोमेस्टिक में बहुत रन करके आ रहा था, उसको तो आउट ही नहीं देते थे। वो 150 भी कर रहा है, 250 भी कर रहा है। बाकी जो कॉम्पिटिटर उसका है, जो यंग प्लेयर है, उसको आप 0 पे आउट दे रहे हो। ये नीचे तक एक से एक बढ़कर हमारे डोमेस्टिक चीज में, डोमेस्टिक, क्योंकि सारी चीजें सेंट्रलाइज है। आपकी अंपायरिंग आपके हाथ में है, आपकी मैच रेफरी आपके हाथ में। डोमेस्टिक में फर्स्ट तरीन हालात है हमारे इस वक्त। आपके जो मेंबर बोर्ड मेंबर हैं, वो रीजन है जिनको आप क्रिकेट खिलाते ही नहीं है। डेरा मुराद जमाली है आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास दूसरे रीजन है, वो तो खेलते ही नहीं क्रिकेट। तो उनके बोर्ड में मेंबर रखे हुए हैं आपने, उनको फैसिलिटेट करें आप, उनको बेहतर तरीके से आप काम करने के वो दें। डोमेस्टिक हमारी बहुत अच्छी नहीं है। आप इस्लामाबाद में कह रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल, वहाँ सीमेंट पिचेज है सारी, हर कोई सेंचुरी कर रहा है। दुनिया में कभी भी एक सिटी के अंदर पूरी कायदे ट्रॉफी होती है, आपके मर्जार ग्राउंड पे हो रही है, आपके डायमंड ग्राउंड पे हो रही है, आपके इतनी ज्यादा है कि वो तो बैटिंग पिचेज है सारी। वो एक जमाना होता था दिसंबर में जब पिचेज होती थी, डायमंड के मैं बता रहा हूँ, तो 2 दिन में फैसला हो जाता था। अभी आपने स्पेशली ऐसी पिचेज बनाई है कि उस पर बहुत ज्यादा रन हो रहे हैं, नजर आ रहा है। तो 150, 200 आम हो रहे हैं। एक दिन में 5-5, 4-4 सेंचुरीज हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो वो इतने अच्छे हैं, अवैध हजान ने अगर लास्ट ईयर 1000 रन कर दिया 800, तो वह काम होते हुए डोमेस्टिक को तरजीह दें ना, क्योंकि हम खिलाई वही प्लेयर रहे हैं नॉन टैक्स। ये जो आउट हुए हैं कल, यह कैसे हो सकता है? सिक्कू भाई से भी सवाल है कि सामने से आप लेग भी 4 हो जाओ, सामने से आप डंडे उड़ जाए, सामने निकल के खेल दो, बल्ले पे बहुत हर जगह बॉल लग रही है, बल्ले पे नहीं लग रही। हैरानी हो रही थी, वैसे देख के भी हैरानी हो रही थी। ये सिकंदर, आपसे भी यही सवाल कि जो हम सेंचुरियों की आए रोज खबरें सुन रहे हैं कायदे आज़म ट्रॉफी से, डोमेस्टिक सर्कल से, ये क्या पिचेस होती हैं जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जो पिच का लिटरली हम फार्मूला लेके आए थे कि ये पिचें हम बनाएंगे और हम जीत जाएंगे? द सेम क्वेश्चन। नहीं दुला, तुमने बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सवाल किया है कि हम तो अपनी पाकिस्तान टीम के लिए वो वाली पिचेस बनाते कि टॉस जीतो मैच जीतो, ठीक है, पंखे लगा के, और वहां के ऊपर सीधी विकेटें होती हैं। तो लड़के कहाँ खेल रहे? अब मुझे नहीं पता कि ये बहुत अच्छा आप तुमने सवाल किया था कि ये सिचुएशन। अब जो राशिद ने बात बताई है कि लड़कों को रन कराए जाते हैं, उन्हें वो बेचारे जो टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको उनके जो मुकाबले में होते हैं उनको आउट कर दिया जाए, दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग। ये तो मैंने आज पहली दफा सुनी है कि इस तरह की चीजें भी होने लगी हैं और होती हैं। कई लोग दफा मैंने सुना है कि किसी को रन करवाने हैं तो चलो जी उसको आउट नहीं दो, मतलब ये आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, मुझे एज अ फैन, एज अ फॉलोअर ये समझ नहीं आ रहा कि आउट ना दो और रन कराते रहो। बिल्कुल होता है ये जो राशिद कह रहा है कि ये मतलब हमारे दौर में ये चीजें नहीं हुई है। अब ये जो मैं देखता हूँ चीजें, ये ऐसी ऐसी खबरें आने लगी है। अच्छा, मैं और खबर भी आपको देता हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि लड़के जो कोच है जो टीम सेलेक्ट कर रहा है वो लड़कों से कहता है, मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि ये मुझे लड़कों ने खुद आके बताया कि जी हमें इतना परसेंटेज अपने पैसों से दो, हम खिलाते रहेंगे। ये भी मैंने सुना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों ने फोन करके बताया कि जी फला लड़के से हमें कोच ने बोला कि ठीक है तुम्हें लाख रुपया मिलता है, मुझे उसमें से 20,000 दे देना, मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। ये भी सुना है। और ये तो मामला फिर रिपोर्ट होने चाहिए, ये तो पीसीबी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा। अब्दुल्ला भाई, तो भाई ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट जब होती है हमारी, नहीं प्रॉब्लम नीचे है, उसी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम नीचे ये है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट जब होती है उसमें से आपके रीजन की टीम बनती है, उसमें क्राइटेरिया बना दिया, दुनिया में कहीं नहीं है कि अगर 3 ओपनर हैं उसका ये रन होने चाहिए। अगर एक ने एक टैलेंटेड है उसकी 4 इनिंग में 100 रन है, और एक टैलेंटेड नहीं है उसकी 6 इनिंग में 101 रन है, 1 रन ज्यादा 2 इनिंग ज्यादा, तो 101 वाला टीम में आएगा वहां पे। तो अगर आपकी पाइपलाइन में कचरा आया हुआ है तो आप कचरा भर रहे हो, आप ये नीचे आ रहा है। और विकेट कीपर को ये किया है कि एक विकेट कीपर वो 7 नंबर पे बैटिंग करेगा, और अगर कीपिंग नहीं करेगा तो ऊपर कर सकता है। तो ये चीज 7 बैग अभी कर रहा है, विकेट कीपिंग नहीं कर रहा ना, तो ऊपर बैटिंग करके 100 कर रहा है, उसको कीपिंग करनी है, वो बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान का है। फिर उसके चक्कर में 2 कीपर जब खेलेंगे तो क्या ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट किसको करेंगे? वही तो मुल्क चला रहे हैं।
नहीं, हम एक्सपेक्ट तो करें ना कि अगर ये रिपोर्ट होगा तो इस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा या इस पे इंक्वायरी बैठेगी या कोई देखिए ना, अभी अली तरीन का केस सामने आया है। अली तरीन का वो तो शिकायत करता रहा ना, उसको तो आपने उसकी फ्रेंचाइज को आपने रिप्रिमांड दे दिया, आपने सैक कर रहे हैं उनको। तो ये तो वो अपने जब स्टेक होल्डर के साथ ये कर सकते हैं जो आपके साथ है, जो आप 2 साल के लिए यहाँ पे आते हैं और 10 चेयरमैन गुजर गए, लेकिन ये फ्रेंचाइज के ऑनर तो वही है। तो ट्रीटमेंट अपने आप लोगों को करना नहीं आता, बोर्ड को चलाना नहीं आता। ये डिक्टेटरशिप अगर चलेगी तो क्रिकेट तो खत्म हो गई है। नहीं वैसे अच्छा, अब ये इनके बिग बैश पे आ जाते हैं, ये जाने देना इन्हें ठीक फैसला है, जाहिर है, क्योंकि मना क्यों, आपने एक दफा जुबान दे दी ना, ये जुबान दे दी तो फिर उसको ऑनर करना चाहिए। क्राइम एक्ट चाहिए। अगर आपको देखें अगले साल के लिए प्लानिंग होती है ना, आप तो आज चेंज कर रहे हैं, आज दोबारा वो कर दी, यही तो क्रेडिबिलिटी नहीं है ना हमारे क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा जी, एक कज़िया चल रहा है, आपने देख ही लिया होगा कि मुल्तान सुल्तान को नोटिस भेजा पीसीबी ने कि हम आपका जो मुआहिदा है वो मनसूख कर देंगे और आप इन चीज़ों का जवाब दें और हमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी सर्व करें, पब्लिक अपॉलॉजी। और बहुत सारी बातें उनके ओनर की तरफ से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में की जाती थी और पीसीबी ज़रा ये बताते थे कि जब ये मीटिंग में आते हैं तो या तो आते नहीं हैं या फिर चुप बैठे रहते हैं, लेकिन पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में हर चीज़ जाके कहते हैं। सो सिकंदर, जिस तरह से मामला अब अनफोल्ड हो रहा है, अब तो अनफोल्ड क्या हो गया है, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं उन्होंने कल रात एक और वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने लिटरली वो नोटिस फाड़ दिया। सो ये भी ज़ाहिर है एक वन एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ लोग पीसीबी को भी तनकीद, पीएसएल को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, लेकिन अब तो इट सीम्स लाइक अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर बोथ ऑफ देम। मैं अभी इस शो से पहले बैठा सुबह, सबसे पहले वो इत्तेफाक से वो अली तरीन साहब, हाँ, वो वायरल हुई है ना काफी वीडियो, इसलिए सबसे पहले नंबर पे। तो वो मैं पढ़ रहा था तो वो मैं हंस भी रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखें, ही इज अ बिग मैन, ही इज अ स्ट्रांग मैन, पावरफुल आदमी है, ठीक है ना जी। वो मतलब वो इतने पावरफुल है कि वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। हमारी हिम्मत तो हो नहीं सकती कि हम बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, उनकी है, बड़े आदमी है, उन्होंने स्टैंड लिया है। अब देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ये झगड़ा शुरू होगा अभी और आगे तक जाएगा। ये बड़ी शिकायतें मुझे वैसे लोग कर चुके हैं, मेरे कई ओनर से मुलाकात हो जाती है ग्राउंड के ऊपर, तो वो कहते हैं हमारे साथ ये ज्यादती की पीएसएल में ये हो रहा है। मगर वही चीज है कि पीएसएल में वो ही बोल सकता है कि जो तगड़ा हो, हम जैसे लोग, छोटे लोग तो नहीं बोल सकते ना, हमें तो डाले से डर लगता है। तो वो उन्होंने तो कह दिया। तो अब जो है देखते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे तो लगता है कि अब जो है पीएसएल में बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रिएट हो जाएं, इसलिए कि अली तरीन साहब जो है वो बड़े आदमी है, वो जरूर इस पे केस डालेंगे, स्टे ऑर्डर लेंगे, इस किस्म की चीजें होंगी। और पता नहीं क्या होता है, लेकिन जिस तरह से ऐसा लग रहा है, मतलब एंड में वो नोटिस फाड़ना भी, मतलब जरा क्या वो मैच्योरिटी का मुजाहिरा था? होपफुली, मतलब उम्मीद तो सबको यही होनी चाहिए थी कि बातें जो हैं कॉन्वर्सेशन से, गुफ्तगू से, डायलॉग से हल हो जाती हैं। जी राशिद भाई, योर थॉट्स ऑन इट एंड देन विल मूव ऑन। देखिए, बात ठीक है सारी, आपकी बात दुरुस्त है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट फाड़ना नहीं चाहिए, वो भी चैनल के ऊपर या टीवी के ऊपर, वो ठीक देव नहीं देता और ठीक नहीं है। आपको चले जाएं, आपको शिकायत है, लिटिगेशन करें, लेके जाएं, कोर्ट में लेके जाएं, कोर्ट में आप वो स्ट्रांग है। बात यही है, हम तो काफी अरसे से कह रहे हैं, जब नजम सेठी साहब लेके आए पीएसएल, बड़ी जोरदार चली 2-3 साल, उसके बाद ये डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट की तरह हो गया। मैं मिसाल लास्ट ईयर की दे देता हूँ आपको। हमारे पास कोई रूल्स नहीं है। मोहम्मद नईम खेलते हैं लाहौर कलंदर से लास्ट ईयर एमर्जिंग कैटेगरी में, 26 साल के, और उस पर जब किया कि ये गलत खेल रहे हैं तो वो पाँव पड़ गए। अब पाँव पड़ने पे रूल चेंज कर दिए जाते हैं, यहाँ पे आपके रूल्स हैं ही नहीं कोई भी। तो बात शिकायत जो वो वजह है उसकी, वो स्टेक होल्डर हैं, वो कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि पीसीबी को जो भी शिकायत है वो आपस में बैठ के ये करें। मीडिया पे देखें, हम लोग हैं, हम लोग के ताल्लुक नहीं है बोर्ड से या फ्रेंचाइज से, हम बात कर सकते हैं। इनको आपस में बंद कमरे में को सॉल्व करें। लेकिन पीसीबी में नॉन टेक्निकल लोगों को दिया हुआ है। पहले नायला भट्टी थी, उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। उस्मान अल्लाह 2 दफा रहे, उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। सलमान नसीर रहे, उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। जब किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं क्रिकेट से, तो क्रिकेट का यही असर होगा। और ये राइटली हुआ है, क्योंकि फ्रेंचाइज के दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट है। उस फ्रेंचाइज ने 7 अरब रुपए दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो मतलब कि इसलिए तो नहीं दिए उसको बेइज्जत किया जाए या उनकी टीम को बेइज्जत किया जाए। और अली तरीन की भी ये गलती कि कॉन्ट्रैक्ट आप फाड़े नहीं, या आपको जो रिपोर्ट दिए है उन्होंने या उनको सैकिंग का ऑर्डर किया है, तो वो फाड़ना नहीं चाहिए। आप अब सीम्स लाइक इट इज टू लेट फ्रॉम मतलब ये काफ़ी बात आगे बढ़ गई है। अगर ये थिएट्रिक्स लिटरली ऑन मीडिया ना किए जाते, प्राइमरीली ऑन सोशल मीडिया के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वीडियोज़ बन रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फट रहे हैं एंड ऑल दैट,
तो शायद ये मामला ग्रेसफुली हल हो जाता है इससे पहले, लेकिन पता नहीं अब तो क्या ही होगा। खैर, अभी हम ज़रा T20 की मैचेस और इस पे आ जाते हैं, सीरीज़ पे। बाबर साहब की वापसी हुई है, इस पे कल भी शायद बात हुई थी आपसे, लेकिन चलिए अगेन, हाँ, हमारे 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 अवाम के फेवरेट प्लेयर हैं, सकू आपसे नहीं हो सकी थी, सो बाबर आजम इज़ बैक। किस नंबर पे खेलेंगे वो? हम राशिद भाई से नंबर उनका डिस्कस कर चुके हैं। देखो, कल जो है, कल जो बाबर आजम के लिए जो है, मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ आवाम की फरमाइश के ऊपर उनको लाया है, अदरवाइज कोई परफॉर्मेंस है नहीं। और आपने पूछा कौन से नंबर पे खेलेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, वो ओपन करते हैं, वो ओपन ही करेंगे। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है। साइम और फरहान तो है, आप या तो कोई वन डाउन देंगे, इस तरह के फकर को आपने बिठा दिया तो उनको वन डाउन खिलाएंगे। उसके अलावा नीचे आकर तो वो तेज खेल ही नहीं सकते। उनका स्टाइल ऑफ जो गेम खेलने का अंदाज है वो वाला नहीं है कि जो तेजी के साथ रन बनाने वाला। वो बड़े आराम से अच्छी सीधी क्रिकेट खेलने वाली कोशिश करते हैं, जो कि उनसे टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं हो रही है आजकल। तो वो अब मेरे हिसाब से तो वो टॉप 3 पोजीशंस में से आ सकते हैं। मगर मैं अगर कहूँ तो मैं कहूँगा भाई उन्हें ओपन ही कराएं, नीचे ना लेकर आए। जब फील्ड फैल जाएगी तो अगर उनसे रन ही नहीं हुए तो वो फिर पाकिस्तान की टीम फंस जाएगी। हमने उस दिन भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, 85 मैच हो चुके हैं उनके, उससे ज्यादा कोई 100 नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस टीम के अंदर आपने जो लड़के अनाउंस किए हैं उसमें से एक वसीम लड़का है जो कि खेलने गया था ट्राई सीरीज और एशिया कप, उसके 12 मैच में एक मैच नहीं दिया, एक मैच नहीं दिया। रोजाना मैं प्रोग्राम्स करता था, बोलता था भाई इसको तो खिला के देख लो। वो दोबारा टीम में आ गया। सलमान मिर्जा जो कि लाहौर कलंदर के हैं, वो दोबारा आ गए। उनको भी 2 मैच दिए गए थे या 1 मैच दिया गया था। मतलब ये राशिद भाई भी ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो नहीं खेलते वो बाहर हो जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं उनकी फिर जगह बन जाती है, खेल रहे होते हैं और बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी फिर जगह बन जाती है, जो उनको मौका ही नहीं मिलता वो बाहर बैठ के भी बाहर हो जाते हैं। फिर देखिए, सिलेक्शन कमेटी ने किया ना, उनसे हम सवाल कर रहे हैं कि कैसे बाबर आजम ड्रॉप हुआ और कैसे अंदर आ गया। जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, मैंने कल बात की थी, 4 प्लेइंग मेंबर थे आपके लास्ट एशिया कप के फाइनल में, वो ड्रॉप कर दिए, यानी कि वो टीम गलत थी आपकी। और अब आपने ठीक टीम बनाई है। आप नए प्लेयर की, उस्मान तारिक एक आया है अनकैप्ड प्लेयर। हमें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नए प्लेयर की जरूरत है। वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने तो प्लेयर लिए ही नहीं है। अगर उस्मान तारिक का भी अगर एक्शन मशकूक है, अगर वो पे हो जाता है तो फिर हम फंस जाएंगे। तो सिलेक्शन कमेटी पे सवाल करना चाहिए कि आप कौन सी सिलेक्शन कर रहे हैं। सिक्कू भाई ने जैसे बात की, अवाम की फरमाइश नहीं है, ये एक फोन कॉल की मार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक फोन कॉल की मार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। जी सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास 10 सेकंड। तो बॉलिंग नहीं कराई, वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को बैटिंग ही नहीं, मतलब नवाज जो है उसको कहा गया कि लेफ्ट हैंड कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वक़्त जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पोलियो के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। अब दुनिया भर से तो तकरीबन खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान और इसका हमसाया अफगानिस्तान 2 ही मुल्क रह गए हैं दुनिया में। पहले नाइजीरिया होता था, उसने भी ओवरकम कर लिया है, जहां पोलियो अभी तक मौजूद है। सो यस, जहां ये सोचकर हमें टेंशन होती है, लेकिन साथ ही हम आज के दिन खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे स्पेशली पोलियो के तमाम वर्कर्स को जो दहाइयों से इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं, हर किस्म के नामसाइद हालात का सामना करते हैं। सैलाब, बर्फ़बारी, रेगिस्तान, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर किस्म के मौसमी हालात में, हर किस्म के टेरेन में ये लोग अपनी ड्यूटी के लिए पहुँचते हैं और उसके बाद अब अपनी जान भी हथेली पर रख कर ड्यूटी के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि पोलियो वर्कर्स को हमारे मुल्क में पहले भी टारगेट किया गया है और आज भी पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पोलियो वर्कर्स का जाना भी सेफ़ नहीं है। ये विजुअल हम आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको इनकी मुश्किलात, इनकी उसका भी एहसास होगा और साथ ही साथ ये अवेयरनेस के मुख्तलिफ नित नए तरीक़े जो हैं वो आवाम को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्वेटा में एक पपेट शो का अहतमाम किया गया है मुख्तलिफ आबादियों में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पोलियो वायरस किस तरह हमारी ज़िंदगियों को मफलूज कर सकता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर सकता है, ये बच्चों को ही एक्चुअली समझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उनके वालिदैन को। काशिफ बारी हमारे साथ मौजूद हैं, पोलियो हेल्थ वर्कर हैं और साथ ही इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है और आमना बीबी ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद। आसमा बीबी ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद। आसमा बीबी, आपसे बात शुरू करेंगे। आप बताइएगा कब से पोलियो वर्कर के फ़राइज़ या ये ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, कितना अरसा हो गया आपको?
अस्सलाम वालेकुम। मैं फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर आसमा नाम है, आसमा बीबी नाम है मेरा। मैं 4 साल से जो है ना कर रही हूँ पोलियो। 4 साल से कर रही हैं अस्मा बीबी। आपको कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में आप जाती हैं? जी बिल्कुल। मेरा जो है ना अलीपुर इस्लामाबाद में जो है ना बिलाल मस्जिद मेरा डिप्टियाँ वाला है, अलीपुर और डिप्टियाँ का एरिया है मेरा। अच्छा, अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ मौसमी हालात में हर किस्म की जगहों पे आपको जाना पड़ता है। क्या लोगों का रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है? सब लोग बखुशी और रज़ा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लेते हैं या फिर कुछ ऐसे वालिदैन भी होते हैं जो नहीं पिलाते? नहीं, बहुत सी मुश्किलात जो है ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जो है ना उन मुश्किलात का सामना करते हैं और अपने मिशन में जो है ना कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत से हमारे रिफ्यूज़ल होते हैं, माँ बाप जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, तो बहुत उनके रवैये हमारे साथ सख्त रवैया उनका भी होता है। तो बहुत सी इस तरह की चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा रह ना जाए, हम वो बच्चे अपने कवर करते हैं। तो पहले तो हम खुद कोशिश करते हैं कि वो बच्चे कवर हो जाएं, फिर अगर हमसे ना हो सकें तो फिर हमारे UCMO जो होते हैं वो कवर करवाते हैं। लेकिन पहली बात है तो हम खुद, बाज़ लोग तो हमारे मुंह पे दरवाज़ा मार के चले जाते हैं, बाज़ तो ऐसा कहते हैं हमें कि अभी आप अगर आई ना तो हम आपको पत्थर मारेंगे। लेकिन हम ये सब चीज़ें जो है ना फेस करते हैं। और बाज़ तो ऐसा होता है कि कहते हैं कि आप हमें सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाने आ जाती हैं, हमारे घर में कोई सामान वगैरह नहीं है, सौदा नहीं है हमारे घर, तो ये चीज़ें नहीं आप देते हैं, तो आप पोलियो के कतरे क्यों बार बार पिलाने आ जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो पोलियो के वर्कर जो है ना वो तो सर्दी गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त करती हैं बहुत, यानी कि बारिश में भी बर्दाश्त करते हैं। एक तवील फहरिस्त आपने भी हमारे सामने रखी है। हम काशिफ के पास जाएंगे। काशिफ, आप बताइएगा आप कहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और जिस तरह हमें अस्मा बीबी ने बताया, आपको भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले हैं अपनी ड्यूटी के दौरान? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पहले लास्ट 9 साल से पहले मैं एज ए पोलियो वर्कर डोर टू डोर काम करता था, फिर एरिया इंचार्ज, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो रिसेंटली ये फेसिस जो है मुश्किलात का सामना तो हमें करना पड़ता है। रिफ्यूज़ल लोग हो जाते हैं, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। एक्चुअली मैं खुद भी पोलियो विक्टिम हूँ, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि पोलियो ड्रॉप ना पीने की जो सज़ा है ना वो उम्र भर की माजूरी है। मुख्तलिफ उन्हें तरीक़ा के साथ गाइड किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस करके अपना जो मिशन है, एम लेके जो हम चलते हैं, वो हम पूरा करते हैं। अच्छा काशिफ, आपका तो बड़ा तवील जर्नी है। आप खुद भी पोलियो विक्टिम हैं और वर्कर भी रहे हैं, और उसके बाद अब UCMO के ओहदे तक पहुँचे हैं। क्यों लोग इनकारी होते हैं? क्यों वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे पोलियो के कतरे पिएँ? मतलब सिर्फ इसलिए कि हाँ वो बड़ी मुश्किल, बाज़ लोग माशी हालात से गुजर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे घर पे आटा नहीं है, बिजली नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा और आप पोलियो के कतरे पिलाने आ गए हैं, या उनकी और वजूहात भी होती हैं? सर ये एक तो हमारी सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ है वो है, दूसरा ये भी इशू है कि आटा राशन ये भी वो फेस हमें बताते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं है, सिर्फ पोलियो के कतरे ही क्यों, तो उन्हें कन्विंस किया जाता है। बाज़ औक़ात जो मेडिकल इशू है, बहुत से कह देते हैं जी हम अपने कंसल्टेंट से करवाते हैं पोलियो वैक्सीन, तो हमारे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो है वो मना नहीं कर सकता पोलियो के ड्रॉप देने से। तो वो खुद से जब हम डॉक्टर के साथ लाइसेंस करते हैं तो वो अलाउ करते हैं कि जी हाँ जी ये टीम आई है, इनसे कतरे पिलवाएं आप अपने बच्चे को, ये आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाते हैं। तो इन्हें हम गाइड करते हैं। दूसरा हमें सामना करना पड़ता है कि जी पोलियो टीम है, उनको ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो उन्हें ID कार्ड दिखाकर, अपना डिपार्टमेंट शो करवाकर, तमाम चीज़ें जो वो लोग डिमांड करते हैं देकर, हम कोशिश यही होती है कि हर बच्चा जो है ना पोलियो के 2 कतरे लाजमी मिले, ताकि उम्र भर की माजूरी से बचे। आप अस्मा हमें बता रही थी कि मतलब लोग ये भी कह देते हैं कि वापस आई तो पत्थर मारेंगे। आपको भी इस तरह कभी कोई तजर्बा हुआ? जी बिल्कुल। बहुत से जो लोग हैं वो धमकियां लगाते हैं कि हमारे डोर को दोबारा नॉक ना करें, अगर करेंगे तो बुरे नताज होंगे। उनके साथ एक सेंसिबल तरीके के साथ हम पेश आते हैं। बाज़ औक़ात पुलिस कॉल भी करना पड़ जाती है।
ये बहरहाल जो हमारा मकसद है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अवलीन तरजीह है, इसका टारगेट सामने रखते हुए हर तरीके के साथ उनके साथ हम पेश आते हैं, आराम से भी कन्विंस करके कम्युनिकेशन के साथ और अपने DDHOs की डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में। उसके बाद अगर ना माने तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी हमारे साथ होते हैं लाइजोन और पे, फिर पुलिस भी बुलाई जा सकती है। पुलिस कॉल अस्मा बीबी, आप बताइएगा, मतलब जिस किस्म के हालात का आप तस्करा कर रही हैं कि पत्थर भी पड़ सकते हैं और दरवाजे भी बंद होते हैं मुंह पे और बहुत कुछ होता है, आप किस तरह हैंडल करती हैं? आपके साथ सिक्योरिटी के अहलकार होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, या आप ख़ुद ऐसे वालिदैन को समझाने की कोशिश करती हैं? और जब कोशिश करती हैं तो कितने लोग हैं? समझिए 10 में से अगर 10 लोग हैं जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें समझाने से कितने लोगों के जहन बदल जाते हैं और आपको अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाने देते हैं? तो कवर हो भी जाते हैं। 10 में से कोई एक आध हो जो ना इस तरह माने तो पुलिस को बुलाना पड़े, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं करते हैं इस तरह, लेकिन हमारे जो है ना मनाने से वो फिर मान जाते हैं। बहुत सी वो जो अपनी मुश्किलात हमारे सामने पेश करते हैं कि हमें जो है ना कोई चीज़ें सामान वगैरह नहीं देते हैं, सौदा सल्फ नहीं देते हैं, और इस तरह की यानी कि हमारे समझाने से हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि उनको कवर कर लें, फिर हम कवर कर लेते हैं। हमारा एरिया भी है जहाँ पे हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे हमारे जो है ना कीमी रहने वाले हैं, और कुछ जो है ना किराएदार वगैरह आते हैं। ज़्यादा मसला उनका होता है, जो पठान वगैरह होते हैं उनका होता है, वो रिफ्यूज़ करते हैं। तो फिर हम अपनी मेहनत और कोशिश से उनको भी कवर कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो है ना हम, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना हम पोलियो को हमारे मुल्क से ख़त्म करना है, तो इसलिए हम अपनी मेहनत से जो है ना उनको कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो हमारे यहाँ अभी आपने तस्करा किया, मुख्तलिफ कौमियतों का मसला नहीं है कि कौन रिफ्यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है ये भी एक हकीकत है कि बाद सूबों में पोलियो के केसेस इस साल भी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और सर मेरा कहने का मकसद ये है ना कि वो कीमी वहाँ के रहने वाले जो वो तो हमें जानते भी होते हैं, तो जो इस तरह किराएदार, हाँ जी, मकामी नहीं है, तो इस वजह से भी फिर वो करते हैं। फिर हमारे, लेकिन आप उनको समझाने की भरपूर कोशिश करती हैं, जाहिर है, और ये इशू भी है। काशिफ बारी साहब, अस्मा बीबी साहिबा, आप दोनों को, आप जैसे और तमाम पोलियो वर्कर्स को सलाम, पूरी कौम का, टीम जियो का, जियो पाकिस्तान का। आप हमारे कौमी हीरोज़ हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर से आएंगे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ये सुनिए भाई, ये तो सुन के ज़रा परेशानी सी लाहक हो गई है। हुआ क्या है, अगर आपकी मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाए ना, या अचानक काम करना छोड़ दें, तो आपको फौरी तौर पर अपने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि पीछे से कोई गड़बड़ हो रही हो सकती है। आपका बैंक अकाउंट ख़तरे में पड़ सकता है। कराची में ऐसा ही हुआ, शहरी के साथ डुप्लीकेट सिम के ज़रिए लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। अचानक से शाम में उसकी मोबाइल सिम काम करना छोड़ गई। अगले दिन जब वो गया मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के सामने, तो उसने कहा कल रात हैदराबाद से आपकी एक डुप्लीकेट सिम विदाउट बायोमेट्रिक निकलवाई गई है, और उसके ज़रिए हमें नहीं पता क्या हुआ। फिर जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पता लगा कि 85 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। 100 ट्रांजैक्शंस रात भर में की गई। अब मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से ये मामला हुआ होगा, कि क्या बैंक डिटेल्स और बैंक ऐप की एक्सेस थी उस शख्स के पास, क्या ये जानने वाला था, नहीं जानने वाला था, ये डेटा इनके पास कैसे आया, किस तरह से इन्होंने ट्रांजैक्शंस करके पैसे निकलवाए, ये हम जान लेते हैं, ज़रा समझते हैं। ज़ीशान शाह है हमारे साथी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान, बताइएगा, ये अपनी नौयत का लिटरली पहला ही वाक़या हम सुन रहे हैं कि विदाउट बायोमेट्रिक, ये तो इटसेल्फ एक क्राइम है, किसी की डुप्लीकेट सिम निकलती है और उसके बाद ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। जी अब्दुल्ला, ये बिल्कुल एक नई नौयत का या अनोखा केस कहें तो गलत नहीं होगा। जो शहरी सनी कुमार हैं वो कराची में मौजूद थे। अचानक उनकी जो सिम है उसने काम करना छोड़ दिया। अगले रोज़ जो ही वो मोबाइल जो सर्विस के पास गए, जो सेलुलर सर्विस के पास गए, तो वहाँ से उनको पता लगा कि उनकी एक डुप्लीकेट सिम इशू हो चुकी है। और फिर जब अपने अकाउंट्स के बारे में उन्होंने मालूमात की तो पता ये लगता है कि तकरीबन 100 ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट से की गई थी,
जिसके नतीजे में 85 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए गए। अच्छा, यहाँ पे शहरी ने अदालत से भी रब्ता किया है और NCCIA ने, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने भी इस हवाले से जो सेल्यूलर प्रोवाइडर जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की जो कंपनी है उससे भी रब्ता किया, जबकि बैंक से भी रब्ता किया। बैंक ने और मोबाइल फ़ोन सर्विस ने जो है मुकम्मल तौर पे डेटा फराहम नहीं किया है और ये चीज़ उन्होंने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाई है, जो कि अदालत में भी जमा कराई गई है। इसके अलावा सबसे जो इसके अंदर अनोखी बात है वो ये है कि जो वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत में सबसे पहले अगर मोबाइल सर्विस की बात करें तो मोबाइल किसी में बग़ैर बायोमेट्रिक नहीं निकल सकती। ये वाज़े तौर पे PTA के अहकामात भी हैं और अगर नॉर्मल किसी फ्रेंचाइज के पास चले जाएं तो उनकी भी जानिब से कभी भी बिना बायोमेट्रिक के सिम जारी नहीं की जाती। लेकिन इस केस में जो ये सिम जारी की गई है, जो चलती हुई सिम थी, वो दोबारा से जारी की गई है और उसके बाद में उसके अंदर बायोमेट्रिक भी नहीं लिया गया है, जो कि इसके ऊपर बताया NCCIA ने भी वाज़ेह किया कि एक बहुत बड़ी गफलत, एक मुजरमाना गफलत सामने आई है। दूसरी जानिब बैंक सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो 100 के करीब ट्रांजैक्शन, जो कि एक कॉमन चीज़ नहीं है, एक 100 के करीब ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसमें से 85 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं और इस हवाले से भी ना ही कोई अलर्ट शहरी के पास आया। चलें, अगर हम इसके अंदर ऐसे देख सकते हैं कि उसके पास सिम नहीं थी तो बैंक ने भी इसको कहीं भी रेड फ्लैग कंसिडर नहीं किया कि एक शहरी मुसलसल इतनी ज़्यादा वो कैसे हो रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन सर्विसेज में अगर ऐप के ज़रिए काम किया जा रहा है तो उसके अंदर फ़ोन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। जो मोबाइल सेट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इतनी तो लिमिट ही नहीं होती ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के। 85 लाख रुपए किसी पता नहीं मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, 85 लाख एक अकाउंट से तो वैसे भी आई वंडर एक दिन में कैसे निकल सकते हैं ऑनलाइन। जी, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कि एक ही अकाउंट से 85 लाख रुपए शहरी से के पास से जो है विड्रॉ किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 85 अगर 100 के करीब अगर ट्रांजैक्शंस की गई हैं तो ट्रांजैक्शन बड़ी से बड़ी होती है, लेकिन ये लाखों रुपए की इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर जो बैंक सर्विसेज का ये एक मॉडल है, उनका सिस्टम यही है कि वो फौरी तौर पर इसको हाईलाइट ज़रूर करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि सबके साथ ही साथ दोनों ने, कंपनीज ने, बैंक ने भी और सेल्यूलर कंपनी ने भी NCCIA के साथ कोऑपरेट भी नहीं किया है। जो बड़ी अलार्मिंग बात है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे पास वक्त कम है कि ना सेल्यूलर कंपनी ना बैंक ने अभी तक कोऑपरेट ही नहीं किया NCCIA के साथ। अभी एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। कुछ देर में वापस आएंगे। अच्छा जी, जो फैसले पहले होने चाहिए थे अब वो फाइनली हो रहे हैं, लेकिन तवक्को और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इन फैसलों पर रियासत हुकूमत कायम रहे और सिर्फ फैसलों की हद तक ये मामलात ना रहें, इन पर अमल दरामद भी किया जाए और इनसे जुड़े जो मामलात हैं ना, जहाँ पर अक़लियतों को जिसका दिल करे वो उठाकर उनके घर जला दे या उनको नुकसान पहुँचाए या उनकी कब्रों तक को नुकसान पहुँचाए, इस पर भी अब फैसला हो जाना चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा पाकिस्तान में या ये कहीं जाकर रुकना है। हम बात कर रहे हैं हुकूमत के कल के बड़े फैसले की, जहां रियासत ने एहतजाज के नाम पर तशद्दुद, जलाओ घिराओ, पुलिस पर हमले, निजी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर ली है। वफाकी काबीना ने कल बोल्ड स्टेप लेते हुए पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। फैसला तो हो गया है, अब होगा कि अगला चैलेंज किस तरह से निपटना है, इस पर अमल करने का। इससे पहले भी कई जमातों पर पाबंदी लगाई गई, मगर या तो वो नए नामों से दोबारा सरगर्म हो जाती हैं या हुकूमतें सियासी मसलहतों का शिकार होकर पाबंदी हटाने पर मजबूर हो जाती हैं। जब इमरान खान साहब ने इस जमात पर पाबंदी लगाई थी या उनकी हुकूमत में इनकी ब्लैकमेलिंग में ना आने का फ़ैसला किया गया था, तब हमने उनके फ़ैसले की भी तायीद की थी, लेकिन बाद में वो भी सियासी मसलहतों का शिकार हो गए और दोबारा रियासत ने, हुकूमत ने TLP के साथ एक मुआहिदा कर लिया। और इस मरतबा ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ेगा, ये हम बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं। साहिबा, ज़ाहिर है आसान तो नहीं होते पाकिस्तान जैसे माशरे में इस किस्म के फ़ैसले लेना, इस किस्म के इक़दामात उठाना। अब फैसला कर ही लिया है और आपके फ़ैसले और आपकी सिफारिशात की नज़र में, रोशनी में वफाकी हुकूमत ने भी इसकी तौसीक कर दी है। आपको लगता है कि ये इंतहा पसंदी, मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी, इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा पंजाब में इन इक़दामात के बाद?
बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इंतहा पसंद ग्रुप को हमें जमात नहीं कहना चाहिए। ये रजिस्टर हो गए, वो ठीक है, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन एक्चुअली ये जमात नहीं है, ये एक माइंड सेट है, और इस माइंड सेट के साथ हमें एज ए सोसाइटी सबको अभी लड़ना है। अभी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये आपको इस बात का यकीनन अंदाजा होगा कि जो इस तरह के माइंड सेट्स होते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो कानून है, जो उनकी मजहब की तशरीह है उसको जो है वो तमाम मुसलमानों को मान लेना चाहिए, वरना वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। सो ये इस माइंड सेट के साथ हमें अभी एक ऑन गोइंग एक जंग लड़नी है। लेकिन ये बात अपनी तरह पे बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पहले सियासी जमातें कभी बैन हुई भी तो वो किसी और नाम से आ गई। ना तो मजहबी जमात है, ना ये सियासी जमात है, ये एक प्रोजेक्ट की तरह पे मैं समझती हूँ कि ये बिहेव करती रही है, जिसका काम सोना चांदी घड़ियां इकट्ठी करनी है, जिसका काम जो है वो बाहर से पैसे करोड़ों रुपए इकट्ठे करने हैं। और मजे की बात यह है कि जो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं वो बैंक अकाउंट से, उनके अंदर रकम से सूद भी लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन से मजहब की जो है वो खिदमत हो रही थी। और फिर उसकी बात यह है कि जब निकलते हैं खून रेजी करते हैं, जब निकलते रहे ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करते रहे, और एक बाकायदा एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, जो मैं नहीं समझती कि इस मुल्क में किसी और ग्रुप ने इस तरह से इतना एक प्रेशर ग्रुप बनाकर, इसको प्रेशर ग्रुप जरूर कह सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर उन्होंने जो है वो रियासत को डिक्टेट किया हो। तो ये एक माइंडसेट है जिसके साथ आपको, मुझे, हम सबको अभी लड़ना होगा, बिकॉज अभी भी ये मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जात के बारे में या उनके बारे में किसी को कोई, उनकी खत्म नबूवत के बारे में किसी को कोई शायबा तक नहीं हो सकता, और ये तमाम मुसलमानों का एक बुनियादी अकीदा है। लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए मजहब की आड़ में अगर आप सियासत भी नहीं कहना चाहिए, बाय द वे ये सियासत भी नहीं है जो वो कर रहे थे, अगर आप इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब इनके वो पम्फलेट्स को, पोस्टर्स को मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, उसको जब खत्म किया जा रहा है तो उसको भी ये इस्लाम का रंग दे रहे हैं कि देखें निशाना जो है ना वो मजहब है, निशाना जो है वो ये टीएलपी नहीं थी। तो ये हमें इस बात को लोगों तक, और लोगों को भी इस बात को खुले दिमाग से सोचना और समझना पड़ेगा कि मजहब का नाम इस्तेमाल करके अपने क्या अब तरीका कार है। जाहिर है एक है बाय फोर्स कुछ इंप्लीमेंट करा देना, वो तो आप लोग कराएंगे, एक है इसका माशरती पहलू। मैं लिटरली अज़मा साहिबा कल टिकटॉक देख रहा था और एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें कोई बामुश्किल 16-17 साल का लड़का होगा जो आपको और वजीर आला पंजाब को जान ढके छुपे अल्फाज में जान से मारने की धमकियां दे रहा था, और ये कह रहा था कि अगर उसके अमीर को कुछ हुआ तो वो देख लेगा। मतलब, और तलाल चौधरी साहब भी इस तरह हज़ारों मैसेजेस का जिक्र कर चुके हैं जो उनको उनके इंटरव्यू के बाद या बयानात के बाद मौसूल होते हैं। इसका माशरती पहलू कैसे टैकल करेंगे? मतलब दीगर जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे, आप मदरसों से रब्ता करेंगे, ये जो बच्चे इनके साथ मिल गए हैं जो इस किस्म की सोच अब हासिल कर चुके हैं, हाउ डू वी डील विद दिस एज वेल? बिकॉज हम ये किस तरह माशरा इसमें आगे चल सकता है? आप लोग भी सारी उम्र खौफ में तो नहीं गुजार सकते। इसको अब्दुल्ला हम सबको जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपकी जो आवाज है वो आपको बुलंद करनी पड़ेगी, जो मेरी आवाज है मुझे बुलंद करनी पड़ेगी। और ये उनका एक टैक्टिक रहा है कि वो हमेशा खौफ को जो है वो बुनियाद बनाकर अपने फैसले और अपनी बात करते हैं। अगर हम सब इकट्ठे होकर बात करने लगे तो ये क्या करेंगे, किस किस को मारेंगे? और दूसरी बात यह है कि ये सब कुछ करना पड़ेगा जो आपने कहा। हमारी उलमा कराम जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, बाकी हमारे उलमा कराम जो जय्यद उलमा कराम हैं, जो मजहबी तंजीमों को लीड भी करते हैं, जो हमें गाइड भी करते रहते हैं वक्तन फवक्तन, उनके साथ हमारी एक ऑन गोइंग जो कंसल्टेशन है वो चलती रहती है। और हमारे इनके जो मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, उनको भी अहले सुन्नत वल जमात को जो है उनको उनके हवाले किया जा रहा है। वह अहले सुन्नत वल जमात जो है अपने मदरसों की तरह, अपनी मसाजिद की तरह उसका नज़्म नस्क संभालेगी, और ना कोई मस्जिद बंद होगी, ना कोई मदरसा बंद होगा। लेकिन वो बच्चे जो मदरसों में, इनमें जो माइंडसेट आपने बताया
जो यहाँ पर तालीम हासिल करने तो गए थे, लेकिन वहां पर वो कर रहे थे कि फलाने को मार दो, फलाने को मार दो। इन जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत को भी ठीक करने की जरूरत है, और ये इसके ऊपर बिल्कुल एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्ट्रिक्ट विजिल है। और इंशाल्लाह ताला ये नज़्म नस्क जब जो हमारे अपने दीनी जय्यद उलमा कराम जब संभालेंगे, तो यकीनन ये जो एक माइंडसेट है उसको यकीनन उनसे बात करके, उनको समझा के, और उनसे ये पूछ के कि ये बता दें कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उसवा हुस्ना में जो जानवरों के साथ भी जो है वो बेरहमी से पेश ना आने का जो हुक्म हमें मिलता रहा है, उसमें इंसानों को, चूंकि वो बात आपको पसंद नहीं आ रही, आप इंसानों को मारने के, कत्ल के फतवे कैसे दे सकते हैं? ये कौन से मजहब की तशरीह है? अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट का, और जाहिर है ये प्रोजेक्ट सियासी मसलहतों के तहत लॉन्च किए जाते रहे हैं। इनकी इतनी पुरानी तारीख तो है नहीं, ये हमारे आंखों के सामने ही आए, बनाए गए या आए, और उसके बाद किस तरह से इनको वोट भी पड़े और उसके नतीजे भी आज हम माशरे में देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जमात की ही हुकूमत है वफाक में, तो क्या उन्होंने ये मामला भी टेकअप किया है कि ये जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट वाइज चीज़ें लॉन्च की जाती हैं अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, इस पे भी ज़रा नज़रसानी होनी चाहिए, ताकि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उसके 3 साल बाद, 4 साल बाद उसको ख़त्म कैसे करना है, मुसलसल ये हो रहा है, उस पे बैठे हों सब सर जोड़कर। देखिए, इसके ऊपर अब्दुल्ला सबके इस वक्त जितनी भी हमारी क़यादत है, उस सब के अंदर ये महसूस करते हैं और वो इस बात पे कन्विंस है कि जो गलतियां माजी में होती रही हैं उसको दुरुस्त करने का यही बेहतर टाइम है। और देखिए, इसीलिए तो हुकूमत कामयाब हुई। इनको जो बार बार जब बाहर निकलते थे तो हर हालत में रियासत को सरेंडर करना पड़ता था। कभी होता नहीं था कि रियासत इनसे जीत जाए, ये हमेशा जीत जाया करते थे, और ये जो भी कर लेते थे उसके बाद इनको हार बना के वापस भेजा जाता था। सो अब ये बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो इस किस्म की चीजें हैं, इसका रास्ता बंद होना चाहिए अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है। अगर पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनना है, तो उसके लिए जिस तरह दुनिया में भाई इस्लामिक मुल्क रह रहे हैं, मुझे बताइए क्या सऊदी अरब इस्लामिक मुल्क नहीं है? उससे बड़ा इस्लामिक मुल्क हो सकता है क्या? इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ये सारे, टर्की है, ये सारे इस्लामिक मुल्क हैं। वहां पर जो है वो क्या इस तरह से होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है? सो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो फैसला है रियासत का कि अब जो गलतियां हैं जो माजी में की गई हैं, उन गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। उसके दुरुस्त किए बगैर होपफुली ये तसलसल रहे, फिर ये इन फैसलों का तसलसल रहे। अज़मा साहिबा, एक और कल एजाज सैयद है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, और उनके ये थे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि पंजाब पुलिस से ही लिए गए थे कि लाखों की तादाद में इन लोगों पर मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कन्विक्शन लिटरली 100 में भी नहीं है, सैकड़ों में भी नहीं है, दर्जनों 30-35 लोग कन्विक्ट होते हैं अल्टीमेटली। सो अब जो मुकदमात बनाए जाएंगे, चाहे वो दहशतगर्दी की दफात के तहत हों, दीगर तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और जान से मारने की धमकियों के तहत होंगे, एक्चुअली पुलिस का भी काम है कि इन मुकदमात को परसू करे और उसके बाद इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि मुकदमात तो हो जाते हैं लेकिन सजाएं नहीं होती। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो अब्दुल्ला। इसलिए भी नहीं होती थी बिकॉज उनसे सुलह हो जाती थी ना, और उनका पहला होता ही ये था कि जी हमारे मुकदमात खत्म करें, हमारे लोगों को छोड़ दें। और अब भी जब ये निकले थे तो तब भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो कोई बात गजा और जो है वो फलस्तीन के बारे में तो थी नहीं। बात तो ये थी मेरा सोना चांदी वापस कर दें, बात ये थी कि मेरे 4th शेड्यूलर्स जो हैं उनको बाहर निकाल कर रिहा कर दें, बात ये हो रही थी कि जो है वो हमें जो पूरा खर्चा हुआ है हमें वो दे और हम फिर वापस जाएंगे। तो ये है असल चेहरा। बट मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस दफा स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल बनाया गया है, और वो प्रोसिक्यूशन सेल के अंदर जो अच्छे क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनको इंगेज किया गया है, और इन केसेस को बहुत जो है वो मेहनत के साथ और इनको बहुत विजिलेंटली इनको जो है इंशाल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिकॉज यही प्रॉब्लम है कि डेटरेंस नहीं है, उनको पता है वो जो भी कर लें उसके बाद उनको पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं है। सो बिल्कुल कोशिश पूरी है कि इस अब की जो प्रोसिक्यूशन है वो माजी की प्रोसिक्यूशन से मुख्तलिफ होगी। इनकी जो लीडरशिप है उनका कोई सुराग है आप लोगों के पास? मतलब वो कानून की गिरफ्त में कब आएंगे,
पहले तो खबरें आ रही थी कि पता लग गया है, घेरा तंग हो गया है। देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक वो पंजाब में तो नहीं है, और उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि जब इस किस्म के माइंडसेट के साथ जिसके लिए इंसानी जाने को खास मैटर नहीं करती, जिनके लिए बड़ा आसान है खून गिरा दो, फलाने को मार दो, गोलियां चला दो, और वो इंसानी जानों को ढाले बनाकर इस्तेमाल करते हो, तो ज्यादा जो है वो एक क्या कहना चाहिए कि ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ता है। और फिर ये है कि उनको मालूम है कि कैसे बचा जाता है, कैसे बचा जाना चाहिए, बार बार जगह तब्दील करना, उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सो कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर उनको ट्रैक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये खबर भी आपको मिलेगी। अच्छा, ये जो लोग होते हैं, जो गिरोह होते हैं या जमात कह लें, आपने कहा जमात नहीं, मगर ज़ाहिर है वो रजिस्टर्ड तो थे, ये फाइनेंसेस इनको बड़े चाहिए होते हैं, और आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि कोई फहरिस्त वगैरह तैयार कर ली गई है। सो इस मरतबा क्या होगा, मतलब जो बासर होगा, क्योंकि इनके बड़े बासर फाइनेंसर्स भी हैं, मतलब बड़े बड़े कारोबारी लोग, इंडस्ट्रियों वाले एंड ऑल दैट, वो भी इनको फंड करते रहे हैं, तो क्या उनसे भी पूछगछ होगी या छोटे वाले फाइनेंसर्स पे ही हाथ डाला जाएगा? नहीं, पहली दफा सब बड़ों वालों से शुरू हुआ है, और ये मैंने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको कहा था कि ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं कि जिनके नाम सुन के आप हैरत में रह जाते हैं कि क्या ये भी हो सकते हैं। कोई भी बंदा जो है, जो इसका फाइनेंसर है और इनको फाइनेंस करता रहा है, उनको बिल्कुल उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, कुछ लोग अंडर अरेस्ट भी हैं, और अगर जो है वो ज़ाहिर है एक मौका उनको मिलेगा, जो जिस तरह का उनका केस है, अगर किसी ने बाहर से भेजा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो ज़ाहिर है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर देखा जाएगा। बट अगर जो है वो इस बात पे कन्विंस होते हैं, वो इस बात को जो है वो करते हैं कि वो ये फाइनेंस जो है वो करना उनकी लाइल्मी थी या उनको मालूम नहीं था, तो उसके ऊपर जो है वो यकीनन ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनेंगी अब्दुल्ला, कि कौन लोग हैं जो किसी मकसद के लिए, जो मुल्क में आग लगवाने के लिए पैसे दे रहे थे, कौन वो लोग हैं जो लाइल्मी के अंदर, और मजहब का नाम चूंकि इस्तेमाल हो रहा था तो मजहब की खिदमत समझ रहे थे पैसे देना, और इनको जो है, लेकिन किसी को भी इसके ऊपर स्पेयर नहीं किया जाएगा, और जो लोग बाज नहीं आएंगे या जो इनके तमाम इसके अंदर मौजूद हैं, सब कुछ जानने के बावजूद जो ये करते रहे हैं, उनके ऊपर फिर टेररिज्म के पर्चे भी कटेंगे। अच्छा अज़मा साहब, इस पे तो हमने काफ़ी तवील गुफ्तगू कर ली, एंड गुड लक। वो जो भी आप डिसीजंस लेंगे आगे, ज़ाहिर है देखते हैं कि किस तरह उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। प्रेशर भी आते हैं इन मामलात में, लेकिन उन प्रेशर्स को हैंडल करना ही हुकूमतों का असल इम्तिहान होता है, तो वो हम देखेंगे कि आप लोग उस इम्तिहान से कैसे गुजरते हैं। स्मोक की बात कर लें, पहली हुकूमतें जो है उनकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज नहीं होती थी, और ये चीफ मिनिस्टर जो है, जो इस बात पे जो है वो यकीन रखती हैं कि रियासत को झुकाने की कोशिश करना, मजहब का नाम इस्तेमाल करके हमारे मजहब को बदनाम करना, ये जो फुटेजेस आप साथ साथ चला रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जहां जाती होंगी, वहां पे मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में क्या इंप्रेशन लोग लेते होंगे। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हम इंतहा पसंद हैं, और वो हम सबको एक ही उसमें हाँकते हैं कि शायद जो तमाम मुसलमान हैं वो होते ही इंतहा पसंद हैं। सो ये इसलिए मैं समझती हूँ कि जो फैसला हुकूमत ने किया है, ये किसी जमात के खिलाफ नहीं है अब्दुल्ला, ये किसी गिरोह के जो किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं है, ये जमात वर्सेस जमात नहीं है, ये एक रियासत का फैसला है अगेंस्ट दैट माइंडसेट, कि जो माइंडसेट गोली की बुनियाद पर, जो कत्ल की बुनियाद पर, जो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी हद तक जाने की बुनियाद पर जो इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है, ये उस माइंडसेट के खिलाफ है। इसका किसी ABCD ना किसी शख्स से ताल्लुक है, ना किसी जमात से ताल्लुक है, और ना किसी जमात पे पाबंदी लगाने के बारे में हम सोच सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, स्मॉग का मसला आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त था, और बहुत से इक़दामात का आप लोग ऐलान भी कर चुके हैं कि भट्टे
इस वक्त भी पहले नंबर पर है। जिगजैग टेक्नोलॉजी पे भट्टे कन्वर्ट हो गए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद एंटी स्मोक गन्स भी हैं जिन पे तनकीद भी हो रही है कि इनकी कोई एक्चुअल रिसर्च मौजूद है दुनिया में। चाइना में अगर ये काम कर रही हैं तो क्या वो लोग अभी भी इसे इस्तेमाल करते हैं या उन्होंने इस तजर्बे को छोड़ दिया और उसके बाद हम ये ले आए यहाँ पे, या ये मैन्युफैक्चर हुई है वैसे इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे भी। सो जो अब तक इक़दामात किए जा रहे हैं या किए गए हैं उनके कुछ असरात मुरत्तब होते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल अब्दुल्ला, नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं जरा गन्स के बारे में बात कर लूं। देखिए जो चाइना है वो अब भी जब वो इस स्मॉग से लड़ रहा था तो उसने मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ प्लान्स एग्जीक्यूट किए, जिसमें अब इंडस्ट्री को जाहिर है वो बाहर ले जा चुके हैं तो बीजिंग इज सेफ। अब वो अपनी वहां पर इलेक्ट्रिक चूंकि ट्रांसपोर्ट है तो उनकी जो है वो क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता है। लेकिन हम चूंकि इससे अभी जो हमने लड़ना शुरू किया है, मजे की बात यह है कि सवाल वो उठाते हैं जो खुद कहीं ना कहीं हुकूमतों में रहे और उन्होंने इसके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। ये जो स्मोक गन्स है इसका बाकायदा हमने जो है वो हमारे सीनियर मिनिस्टर इसको हेड करती हैं इस डिपार्टमेंट को, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी एक बैकग्राउंड है, उनकी एक क्वालिफिकेशन है इस हवाले से, जिसमें वो हर तरह से जितनी मेहनत इस शोबे में कर रही है शायद ही किसी और चीज के ऊपर कर रही हूँ। काना के अंदर हमारे पास एक टेस्ट केस आया कि काना के अंदर एक टाइम पे क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 660 पे चला गया था, जो बहुत 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 डेंजरस इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स के आने के बाद ये गन्स को जो है वहां पर पायलट किया गया और आपको ये सुनकर जो है वो खुशी होगी कि कुछ जो है वो घंटे की मेहनत के बाद वहां का इंडेक्स ड्रॉप होके 170 पे आया। सो ये जो गन्स हैं इसमें हजारों लीटर पानी होता है और एक प्रेशर के साथ जब इनको फिजा में जो है वो बुलंद किया जाता है तो जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं फिजा के अंदर वो दब जाते हैं और उससे फिर जो आपका क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर हो जाता है। सो इसलिए ये, और मैं ये भी जरूर बताऊं कि आपने कहा फायदा उठाया, बिल्कुल उठाया है। अभी आप पिछले साल की अगर निकाल के देखिए जो फिगर्स हैं, पिछले साल इन दिनों के अंदर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना बुरा था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। बहुत सारे दिन बिल्कुल क्लियर भी जो है वो हमें मिले हैं और इंशाल्लाह ताला देखिए ये कुछ दिनों में हल होने वाला मसला तो नहीं है। फिर जब ये हमारा कॉरिडोर खुलता है इंडिया की तरफ वाला और वहाँ पर दिवाली अभी गुजरी है, वहाँ पर स्टबल अभी तक बंद हो रहा है, तो ये जो इश्यूज है जाहिर है इसके ऊपर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसके ऊपर महकमा माहौलियात बहुत मेहनत कर रहा है। इंशाल्लाह ताला इसके अच्छे नताइज आने वाले सालों में भी हमें नजर आएंगे। अच्छा अज़मा साहिबा, लास्टली अडियाला ज़ाहिर है आप लोगों की जुरिस्डिक्शन है, आप लोग फैसिलिटेट करेंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करना चाहते हैं अपने बानी से, अदालत ने भी अहकामात दिए हैं, वुड पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट एनी मीटिंग ऑफ दिस सॉर्ट? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। सवाल ये है कि ये आप जरा ये भी फैक्ट्स निकाला करें जब आप मुझसे ये सवाल पूछें कि इनके विजिटर्स की तादाद क्या है। शायद पाकिस्तान में किसी शख्स को जो है मुल्क से और बैरून मुल्क से इतने विजिटर्स कभी नहीं मिलाए गए जितने मौसूफ को मिलाए जाते हैं, जिसमें उनकी फैमिली है, उनकी बेगम साहिबा की फैमिली है, उनके वकला है, उनके पार्टी के लोग हैं और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस। इनको तो देखिए काम कोई नहीं है। ये वहाँ के जो वजीर आला है बजाय तालीम पे बताएं क्या करेंगे, ये बताएं कि वो तालीम कार्ड उन्होंने कहा था मैं 2027 में शुरू करेंगे, ये सेहत के ऊपर जो है वो चले पंजाब हुकूमत के किसी उसको कॉपी ही कर लें, वो बैठ कर तस्वीरें साफ कर रहे हैं जो है वो अडियाला के कैदी की, और ये काम कर रहे हैं या वो अडियाला के बाहर बैठे रहते हैं। मुझे बताया खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, उसका जवाब किसने देना है, उस पर काम किसने करना है? बट ये अडियाला के मुजावर बन के उसके इर्द गिर्द इनको घूमना है, वीडियोस बनवानी है, वाही लेनी है, वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अज़मा साहिबा, आपने कहा है कि जी फैसिलिटेट करेंगे, लेट्स सी क्या, और भी बहुत सी सारी बातें हो गई। सो अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। ये सुनिए आप, सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कच्चे के डाकुओं की बढ़ती वारदातों और अगवा के वाक़यात ने मुसाफिरों को सख्त खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया है। ख़ासतौर पर रात के औकात में ख़तरात ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए M5 मोटरवे पर रात के वक्त हिफाजती काफ़िले चलाना शुरू कर दिए हैं। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आज़मपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाती है, यानी कि इस स्ट्रेच पे
5 सितंबर को कच्चे के डाकुओं ने M5 पर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था, कई मुसाफिरों को अगवा तक कर लिया था। इस वाक़े ने मोटरवे पर सफ़र करने वालों में सख्त खौफ व हिरास पैदा किया। दूसरी तरफ सिंध की हुदूद शुरू होने के बाद मुसाफिरों को कोई काफ़िला मैसर नहीं होता। सिंध पुलिस का कहना है कि सिंध में दाखिले के बाद घोटकी से सखर मोटरवे तक सफ़र महफूज है। गुड्डू इंटरचेंज से सखर तक पुलिस और रेंजर्स के दस्ते मुश्तरका गश्त करते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है ये, हुकूमत को कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिसमें इन डाकुओं का खात्मा किया जा सके। मलिक असलम है हमारे साथ ही उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मलिक असलम, ये बताइए, ये सखर मुल्तान मोटरवे के जो कच्चे के इलाके हैं, यहाँ डाकू अभी ज़्यादा सरगर्म हैं या पहले से चल रहा है ये सिलसिला, और किस तरह की वारदातें हो रही थी? यहाँ पर जो वारदातें हुई थी खासतौर पे सखर मुल्तान मोटरवे M5 पे रहीम यार खान में भूंग के करीब जो है तकरीबन 1.5 माह कबल मुसल्लह डाकुओं ने हमला करके फायरिंग की थी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें चंद मुसाफिर भी जख्मी हो गए थे। 11 जो है वो शहरियों को, मुसाफिरों को अगवा भी कर लिया था, और इसके अलावा 2 से 3 और वारदातें हुई थी। और इसी तरह तकरीबन 2024 में घोटकी के इलाके में मोटरवे पर जो है वो 11 वारदातें रिपोर्ट हुई थी। ये रिसेंटली जो भूंग के करीब जो वारदात हुई थी उसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया और कार्रवाई का आगाज किया गया। अच्छा, अब मलिक असलम, अब मोटरवे पुलिस शाम के औकात में तो काफिलों की सूरत में ही ट्रैफिक चला रही है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? मतलब जो लोग आते हैं उन्हें इंटरचेंज पर पहले रोक लिया जाता है, क्योंकि मतलब सबको पता होता है, ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेटेड होती है, और ये कब तक चलेगा ऐसे? ये रहीम यार खान का इलाका है, आजमपुर रेस्ट एरिया है, आरामगाह है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से कॉन्वाय का आगाज किया हुआ है। यहाँ पर जो मुसाफिर, मालबरदार गाड़ियाँ, कारें, इनको यहाँ पर जमा कर लिया जाता है। जो शाम को 6 बजे से जो है वो शुरू होता है और रात गए तक ये सिलसिला चलता है, और 1 घंटे की मुसाफत से जो है ये कॉन्वाय चलाई जाती है। ये कॉन्वाय जो है अजीम जो पूर रेस्ट हाउस से लेकर गुड्डू इंटरचेंज तक जो है होती है। उसके बाद आगे जो है वो घोटकी का एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस का गश्त है। ताहम ये जो कॉन्वाय है ये इस एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर गुज़िश्ता महीने जो है वो वाक़या पेश आया था अगवा का, जिसकी वजह से ये शुरू किया गया है। और ये मुसलसल जो है गुज़िश्ता काफ़ी वक्त से ये जारी है, और आगे भी जो है इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं कि इसको कब तक चलाया गया, ये मुसलसल चलता रहेगा जब तक, क्योंकि गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल की वजह से जो है वो डाकू उसमें छुप कर जो है वार करते हैं। इसकी कटाई तक और दरिया में और मजीद पानी नीचे आने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से मुमकिन ऑपरेशन के भी तवक्कुआत बताई जा रही हैं कि यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अब ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अच्छा, यहाँ तो हमने देखा में कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाले, 70 ने डाले थे, और एमनेस्टी एक इनके लिए निकाली गई है। पंजाब की तरफ ये जो कच्चे का इलाका है, यहाँ पे जो डाकू हैं, इनसे कैसे निपटा जा रहा है? जी, रहीम यार खान में आला हकाम की जानिब से डाकुओं के खिलाफ एक्शन के अहकाम तो पहले से ही हैं, और यही वजह थी जो डाकुओं ने मोटरवे पर जो है वो हमला किया, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इनफार समो की जानिब से मुसलसल जो है वो डाकुओं पे जो है वो हमले किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसने हमला करके यहाँ पर जो है मोटरवे पर को अगवा किया। जबकि इरफान सम्मो जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तैनाती के बाद यहाँ पर अब तक 43 डाकू जो हैं वो मुकाबले में मारे जा चुके हैं, जबकि 77 जो है वो डाकू जख्मी हो चुके हैं। जबकि सिंध की तरह वो जो पॉलिसी है सरेंडर की, वो यहाँ भी मौजूद है। यहाँ भी मुताबिक डाकुओं ने, जिनकी हेडमनी भी थी, उन्होंने सरेंडर किया, और अभी भी यही ऐलानात है कि कोई भी कानून हाथ में जो नहीं लेगा, डाकू सरेंडर करेगा, उसके साथ पुलिस मुकाबला नहीं करेगी। उसे जो है कानूनी जो भी अदालती कार्रवाई हैं, जो उन पर मुकदमात हैं, वो उन्हें फेस करने पड़ेंगे। अलबत्ता वो जो हथियार डाल देंगे उनके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। ताहम ये है कि डाकुओं की वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू इसी वजह से की गई थी कि यहाँ पर डाकुओं और पुलिस के माबैन जो है मुताबिक जो है वहाँ मुकाबले हुए हैं, और अभी तक जो है वक्फे वक्फे से टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक असलम। अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई, एक और ट्रेंड कह लें, मतलब खेल कह लें, बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है पैडल। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से पॉपुलर भी हुआ है। चंद ही सालों में बड़े शहरों में दर्जनों कोर्ट्स बन गए हैं, लेकिन कम ही वक्त में हम लोगों ने इंटरनेशनली भी इस खेल में रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दी है पाकिस्तान की। आपको पता है यहाँ हर स्पोर्ट्स का टैलेंट तो है मौजूद, कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। पैडल में भी यही हुआ, नौजवान लड़के लड़कियों ने बड़ी जल्दी खुद को मनवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की कौमी पैडल टीम
मेंस और विमेन ने दोनों ने कतर में होने वाले FIP एशिया कप में शिरकत की है और वहाँ देखने वालों को बहुत इम्प्रेस किया है। इस लेवल को टूर्नामेंट में बतौर शिरकती एक एजाज़ है। और हमारे साथ मेंस टीम के कप्तान दानिश अहमद मौजूद हैं और ख़वातीन टीम से सफ़ीना मौजूद हैं। लेडीज़ फर्स्ट, सफ़ीना से शुरू करते हैं। दानिश, सफ़ीना बताइएगा, कब से आप और आपकी टीममेट्स पैडल खेल रही हैं और ये आपकी पहली इंटरनेशनल इस तरह रिप्रेजेंटेशन थी ऑन नेशनल लेवल या इससे पहले भी आप लोग कर चुके हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का आपके प्रोग्राम में। बेसिकली पैडल जैसे आपने बोला, पाकिस्तान में तो 2 साल पहले आया है। मैं और मेरे अराउंड जो लड़कियां खेलती हैं वो ज़्यादातर 1 साल से खेलती हैं। हाउएवर दुनिया में ये कोई 41 साल से है, बल्कि 40 से भी ज़्यादा, अराउंड 19 आई थिंक 70 से। ज़्यादातर स्पेन और साउथ अमेरिका में खेला जाता है और यूरोप में काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है। मगर नहीं जी, ये पहली दफ़ा नेशनल टीम, पाकिस्तान नेशनल टीम इंटरनेशनल लेवल पे खेली है और ये फर्स्ट एवर एशिया कप में खेली है जो FIP ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि हमने पार्टिसिपेट किया। नॉट ओनली पार्टिसिपेट किया बल्कि अभी दानिश आपको बताएंगे कि बॉयज़ टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 8 तक भी गई, गर्ल्स ने भी कुछ मैचेस जीते। तो हमारी इतनी आई थिंक कैपेसिटी थी नहीं जितना हमने परफॉर्म कर लिया। नहीं, ज़बरदस्त जी। और अभी तो शुरुआत है और इंशाल्लाह देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो और आप लोग जाएंगे आगे और मेहनत करेंगे। दानिश, कंग्रेचुलेशंस। मेंस टीम तो आगे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और तवक्को थी आप लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है GCC कंट्रीज़ में भी हमसे बहुत पहले से खेली जा रही है ये। मतलब शुरू में तो यही शुरू हुआ था ना कि वहीं से कोर्ट्स का सामान वगैरह आया करता था जो वो लोग रिटायर कर दिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले तो इट्स ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, फॉर पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ग्रुप में नंबर 1 आए। वी बीट चाइना, वी बीट थाईलैंड एंड वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल 8। तो एक बड़ा एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है फॉर द होल नेशन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम वी पार्टिसिपेटेड एंड वी एंटर्ड द टॉप फाइनल 8 एंड वी गेव अ टफ फाइट टू अ फ्यू टीम्स इन द फाइनल 8 एज वेल। सो बड़ी एक खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़ाहिर है किसी भी खेल के लिए उसके प्रॉपर कोचिंग, उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिलेटिवली इट्स अ न्यू गेम इन पाकिस्तान, न्यू स्पोर्ट इन पाकिस्तान। सो दानिश, हमारे पास यहाँ कोचेज़ मौजूद हैं क्या? कोई इंटरनेशनल कोचेज़ यहाँ अवेलेबल है पैडल के? अब चूँकि मेंस टीम बन गई है और ये मेंस टीम क्या जो प्लेयर्स थे उन्होंने मकामी सतह पर ही बना ली या आप लोगों की कोई फेडरेशन है? हाउ डज़ इट वर्क? हाँ जी, देखिए ये स्टार्ट एज एन इंडिविजुअल लेवल हुआ, लोगों ने क्लब्स खोले और उसके बाद लोगों ने बेसिकली जो सारे टेनिस के कन्वर्ट्स थे, सब टेनिस खेलते थे, तो उन्होंने स्लोली ट्रांजिशन की। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्न किया एज वी ग्रो। कुछ लोगों ने कोचेस बाहर से मंगवाए और इसमें एक बड़ा क्रेडिट जाता है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि हमारे जो कोच पाकिस्तान पैडल फेडरेशन ने पाकिस्तान को पहले तो स्टेज करके इधर और उसके बाद एक स्पेनिश कोच को वहाँ बुलाया, क्योंकि डेली हमारी मीटिंग्स होती थी एंड दैट कोचिंग वाज सो इम्पोर्टेंट। मी एज द कैप्टन, coach and the federation, daily we used to sit, discuss the lineups, and then we used to come up with a team lineup for the match, and that played a very crucial role in us getting through the final 8. So I think that was a big honor and it was a great achievement, क्योंकि उसके coaching तो बहुत important है because it's a very technical game. So alhamdulillah, I think it played a big role in us, you know. And coaching यहाँ पर अभी नई start हुई सही तरीके से, क्योंकि सब लोग, किसी को आता नहीं है अभी प्रॉपर तरीके से कोचिंग, तो बाहर के फॉरेनर कोचेस आ रहे हैं आजकल, कुछ लोग प्राइवेटली बुलाते हैं, बट इंशाल्लाह आई थिंक हमारी फेडरेशन का भी प्लान है इन द फ्यूचर दे विल बी हायरिंग अ कोच हु विल बी हियर फुल टाइम टू ट्रेन द प्लेयर्स। अच्छा सफीना, इनिशियली तो ऐसा लगता था कि कोई हॉबी है, मतलब इसको सीरियस स्पोर्ट और बाकायदा नेशनल टीम बनना और उसके बाद उसकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होना, ये कब होना शुरू हुआ? आपने भी क्या एज अ हॉबी ही इसको, या कार्डियो के तौर पर लोग, बहुत सारे लोगों ने इसे शुरू किया था कि जी वजन कम होगा, बड़ा अच्छा कार्डियो है, एंटरटेनिंग भी है? जी, मैं एक्चुअली एक क्लब भी रन करती हूँ, पैडलवर्स, कराची का जो फर्स्ट इंडोर क्लब है। तो मेरी तो शुरुआत उससे थोड़ी पहले हुई पैडल में, और फिर मैंने बाहर जाके भी, स्पेन में भी एक कैंप किया, दुबई में भी कैंप किया। हमने जैसे दानिश ने मेंशन किया, कुछ इंटरनेशनल कोचेस भी बुलाए, और फिर फेडरेशन के थ्रू हमने यहाँ पे भी एक कैंप कंडक्ट किया। तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये आई वुड से दैट
फैंटास्टिक स्पोर्ट, इसको हॉबी नहीं अब लेंगे। जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें भी बहुत एक्सेल करेगा। मगर ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है यहाँ पे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम फेडरेशन के साथ और अब ऑन एन इंडिविजुअल एंड वो कैपेसिटी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़कियों को भी लड़कों को भी ट्रेन भी करें, अपने क्लब में भी करें, खुद भी खेलें। नेशनल लेवल पे भी मैचेस होते हैं, सिटी लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जिससे गेम बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो आई वुड से इट्स गॉन बियॉन्ड हॉबी एंड इंशाल्लाह कंसिडर्ड अ प्रॉपर स्पोर्ट। अच्छा, इनकरेजिंग टू नो एक्चुअली कि बाकायदा एक सिस्टम बन गया है ऑलरेडी। मतलब सिटी लेवल पे मैचेस हैं, फिर उसके अलग सतह पे मुकाबले हो रहे हैं, फिर आपस में काफ़ी टीमें हैं जो कंपटीशन करती हैं, तो ज़ाहिर है सीखती भी हैं। दानिश, मतलब आपको पैडल का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? क्या आपने एज अ हॉबी शुरू किया था और उसके बाद आपको एहसास हुआ या एहसास दिलाया गया कि आप तो बड़ा अच्छा खेलते हैं तो फिर इसको प्रोफेशनली देखा जाए? अच्छा जी, मैं ना पहले प्रोफेशनली टेनिस खेलता था। सो व्हेन आई केम बैक आई प्लेड कॉलेज टेनिस एट अ वेरी गुड लेवल। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट इन द अंडर 14 टीम। तो जब मैं आई क्विट टेनिस व्हेन आई वाज 21 बिकॉज ऑफ एन इंजरी। गेटिंग हियर वाज आई मीन आई वाज फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं चाहता था मुल्क के लिए वापस कुछ करूं, तो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। और आई सी के मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स 2 इससे पहले खेले थे FIP के। सो आई हैव एन इंटरनेशनल रैंकिंग जिसकी वजह से आई गॉट सिलेक्टेड इनटू द टीम। बट आई फील कि पाकिस्तान का इसमें बहुत मुस्तकबिल ब्राइट है। Our players played amazing. Some players even, were given the compliment because most of our team was like 19 years old, except for me, like 1920s के बच्चे थे who were young. So they have a lot of future in this game. And I will try my best, अच्छा, फ्यूचर तो है हमारे पास, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती कितनी है? यहाँ कराची में KMC के तहत क्लिफ्टन में और एक और जगह पे भी पैडल कोर्ट्स खोले गए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी पैडल कोर्ट्स खोलेंगे ओपन फॉर पब्लिक। लेकिन ये अभी भी बहुत महंगे कोर्ट्स लगते हैं किसी भी एक मिडिल क्लास इंसान को। So the sport in itself is very expensive, from the equipment to the racket. तो इसका एक बहुत बड़ा यही disadvantage है। And I think the federation is playing a good part. They have done 3 tournaments already. They made the team participate in the World Junior Championship. फिर हमने Asia Cup within 1 year federation को बने हुआ है। तो वो इस तरीके के मौके प्लेयर्स को मिले। कोई कोऑर्डिनेशन है किसी गवर्नमेंट से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो या मुख्तलिफ सूबों की गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, कोई राब्ता आप लोगों ने करने की कोशिश की इस्टेब्लिश, या इवन शहरी हुकूमत हो? हाँ जी, अभी तक तो फेडरेशन ने अपनी, एज आई नो बिकॉज आई एम नॉट इन द फेडरेशन, एज आई नो दे हैव 4 बॉडीज नाउ इन सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP। इन्होंने अपनी 4 बॉडीज बना ली हैं। एंड उसके अलावा अभी दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर। कोच हायर होगा, कोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, कैंप्स, ये सारी चीजें। बट एट दिस पॉइंट तो कोर्ट्स इन इटसेल्फ आर एक्सपेंसिव फॉर जनरल पीपल टू प्ले, ऑल्दो इट स्टार्टेड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव, नाउ इट्स ऑलमोस्ट हाफ। बट ये है कि दिस sport is growing so popularly and has huge demand. When we used to think कि एक complex के बाद दूसरा बनेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 10 complexes बन चुके हैं, maybe 20-30 बन चुके हैं। And सफीना owns one of them as well. और सारे जो हैं वो booked होते हैं। सफीना, अभी भी booked होते हैं। Women participation कितनी है स्पोर्ट में? I'd say अच्छे खासे, बल्कि हम बात ही ये करते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स में हमें ख़वातीन बहुत कम नज़र आती हैं, बट हम जब भी अपने टूर्नामेंट्स भी होस्ट करते हैं उसमें अगर आधे नहीं तो उससे थोड़े से कम में, मतलब 30% I'd say हमारे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं और जो खेलते भी हैं वो काफ़ी हाई पार्टिसिपेशन है। अच्छा, ये तो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल कह रहे हैं, बट ऑन अ कैजुअल लेवल भी आई थिंक ख़वातीन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और इवन बच्चे इस स्पोर्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। हम अभी ऑन अ क्लब लेवल तो स्कूल के बच्चों को लेके आ रहे हैं, ताकि जब हमारे बच्चे खेलेंगे और ट्रेन होंगे तो उनका जो लेवल और उनका जो फ्यूचर होगा वो हमसे कई बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेयर इन सर्टेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ये 12-14 साल के बच्चों को जब ट्रेनिंग की जाएगी, क्योंकि बाकी मुल्कों में ऐसे ही होता है कि 10-12 साल के बच्चों को कोर्ट पे लेके आते हैं और उनकी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। और जो भी टीम्स थी वहाँ पे FIP में खेल भी रही थी, उन्होंने भी 10-10 साल खेला हुआ है और किया था। जैसे हमने देखा है हमारे जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स में होता है, मतलब बचपन से एक शौक होता है और फिर वो प्रोफेशनल
ट्रेनिंग में बदल जाता है, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो टेनिस हो, और पैडल के साथ भी इंशाल्लाह यही होगा। तो यू नो द फ्यूचर इज़ रियली ब्राइट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सफ़ीना इलाही, दानिश अहमद, कंग्रेचुलेशंस टू यू, योर टीममेट्स एंड द फेडरेशन टू। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। अच्छा, टमाटर थोड़ा से बेहतर होना शुरू हो गए हैं वैसे, एटलीस्ट कराची में तो ज़रा रेट नीचे आया है, लेकिन दीगर चीज़ों की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बीफ और मटन महंगा होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 3-3 हज़ार रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, मतलब 2800, 2500, 2600 यही चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है। इनफैक्ट कल मैं सरकारी रेट सुन के ज़रा हैरान हो गया था कि 1600, 1800 कहाँ और कब मिल रहा था मटन भाई, हालांकि सरकारी रेट 1700 रुपये है। मौसम बदलने और शादी सीज़न होने के बाद चिकन और अंडों के दाम और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है, और ये सब प्रोटीन आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। ये सब वजारत पैदावार को भी नज़र आ रहा है। हुकाम ये मानते हैं कि सैलाब के बायस ज़राअत, लाइफ स्टॉक और का शोबा दीगर चीज़ों की तरह बड़ा मुतासर हुआ है, इसलिए सप्लाई और डिमांड का इशू भी है और जिसकी वजह से महंगाई होती है। हुकाम ने इसका हल ये सोचा है कि कुछ अरसे के लिए मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए। अभी इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है और टारगेट यही है कि लोकल मार्केट में कीमतें कम हों। इससे नीयत तो ठीक है, हुकाम को यकीनी बनाना होगा कि हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आलमी रेपुटेशन को किसी तरह नुकसान ना पहुँचे। जो इनके ऑर्डर्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल किए जाएँ, मतलब हर चीज़ का हमारा नी जर्क रिएक्शन होता है ना, वो ना हो। हर जाविये को सामने रखकर अगर ये फैसला किया जाए जो कि अवामी मफाद में साबित हो तो 100 बिस्मिल्लाह। जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया जवाद। पहले तो ये बता दीजिएगा, एक्सपोर्ट बंद करने का सोचा जा रहा है, हमारा कितना लाइफ स्टॉक गोश्त एक्सपोर्ट होता है और कहाँ कहाँ हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो वज़ारत पैदावार की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है, उसमें खासतौर पर बीफ, मटन, चिकन और अंडों के हवाले से, इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से इनको बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। और ये इसलिए सामने आई है कि इनकी जो कीमतें हैं वो इस वक्त होशरुबा इसमें इजाफा देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर चूँकि पाकिस्तान में थोड़ा अर्सा पहले सैलाब की एक कैफियत थी, उससे ना सिर्फ ज़राअत मुतासर हुई बल्कि लाइफ स्टॉक भी बहुत मुतासर हुआ है। तो इनकी एक तरफ दस्तियाबी, इनकी फराहमी, इनकी सप्लाई मुतासर हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप इनको बाहर भेजते जाएंगे तो जाहिर है डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा और इनकी कीमतों को रोकना मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए ये तजवीज़ सामने आई है, इस पर गौर शुरू हो चुका है मुतल्लिका वजारतों में, और इस हवाले से सूबों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन सा सूबा कितनी तादाद में लाइफ स्टॉक को एक्सपोर्ट करता है। और इनको बंद करने की तजवीज़ इसीलिए ज़रा गौर है कि आवाम को ये चीज़ें सस्ती मिल सके। ख़ास तौर पर इसमें जो बताया जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट काफ़ी होती हैं, तो यहाँ पे ये हम बताते चलें कि ये इनका जो मटन, बीफ, चिकन, अंडे, ये 19 ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें गल्फ, मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान को एक बड़ी हमारी जो एक बहुत बड़ी मंडी है, आज़रबाईजान है, इस वक्त बाकी ममालिक है। तो ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान को चीज़ें जाती हैं उसका डाटा भी यहाँ पर उस तरह 100% शेयर किया जाता, अंडर इन्वाइसिंग की जाती है और वहाँ से चीज़ें आती हैं, यहाँ से चली जाती हैं। तो उस हवाले से भी खासी मुश्किलात का सामना है वजारतों को, उस पर भी पाबंदी लगाने की एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। मैकेनिज़्म तश्कील दिया जा रहा है कि कुछ अर्से के लिए पाबंदी लगाकर इन चीज़ों की कीमतों को नीचे लाया जाए, ताकि जवाद साहब, जो निर्ख माल चल रहे हैं, जो सरकारी निर्ख हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मटन ही आप देख लीजिए कि सरकारी निर्ख 1700 और मिलता है 2700 पे। सो ये किसकी गलती है? हुकूमतों को पता है ये सब कुछ हो रहा है और इसको कैसे हैंडल किया जाता है? जी बिल्कुल, आपने सवाल किया कि इस वक्त मार्केट में जो कीमतें चल रही हैं, ख़ासतौर पर मटन और बीफ के हवाले से, चिकन और अंडों के हवाले से, तो यहाँ पर हम बताते चलें कि जो सरकारी निर्ख हैं ख़ासतौर पर मटन के हवाले से वो इस वक्त 1600 रुपये है छोटे गोश्त की कीमत, बड़े गोश्त की कीमत 800 रुपये सरकारी मुकर्रर की गई है। लेकिन बाजार में जो आवाम को मिल रहा है वो 2600 से लेकर 3000 रुपये तक छोटा गोश्त फ़ी किलो मिल रहा है, और बीफ की बात करें वो 800 के बजाय 1600 रुपये मिल रहा है। और उसमें भी क्वालिटी को मलहूज़ खातर नहीं रखा जाता, आवाम को लो क्वालिटी मिलती है, इससे ऊपर चले जाए 100-200 रुपये 400 रुपये ज़्यादा दें फिर अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो इस हवाले से सरकारी जो निर्ख मुकर्रर करते हैं, इदारे जो मुकर्रर करते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। वो आते हैं ज़िली इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत, लाइफस्टॉक, जो भी आते हैं अपने निर्ख वहाँ पर चस्पा किया दुकान, बस ये कार्रवाई लगता है होती है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद मलिक।
अभी आपको जल्दी से बता दें, विजुअल्स दिखाने आपको। भारत में विमेन वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई, क्यों, क्या हो रहा था? विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होटल में खाने के दौरान डाइनिंग टेबल पर चूहा घुस आया भाई, और ज़ाहिर चूहे को देख के तो कोई भी चौंक जाता है, और होटल मुलाजमीन चूहे को पकड़ने के लिए कोशिश करते रहे। सो या दैट वाज द लेटेस्ट। अभी दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज शो। वी आर गोना कैच यू लाइव Monday 9 AM. Have a great weekend.